मुंह में रखी सिगरेट को लेकर मैंने एक गहरा सांस अपने अंदर खींचा था और फिर धुएं के गुब्बारे हवा में उड़ाए थे। एक ही कश काफ़ी था मुझे नशे में चूर करने के लिए। जहां मैं बैठा था वहां रातें रंगीन थीं। मेरे जैसे और भी बड़े अमीर जादे वहां पर दिल लगाने के लिए आए थे। हम नशे की सिगरेट पी रहे थे, साथ में शराब के घूंट भी भर रहे थे। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। मेरे बाप की गिनती हिंदुस्तान के बड़े बड़े बिजनेसमैनों में होती थी। सियासत में भी मेरे बाप के हाथ पहुंचे हुए थे और मुझे अपने बाप के पैसे पर बड़ा घमंड था। शराब शबाब लड़कियां मेरी नज़र में कोई अहमियत नहीं रखती थीं। बस मैं जिस चीज़ पर हाथ रखता वो मेरी हो जाती थी। जो लड़की पसंद आती वो मेरे कमरे की रौनक बन जाती थी। आप ये कह सकते हैं कि मैं बहुत ही अय्याश टाइप का लड़का था। पैसे को पानी की तरह बहाता था। मेरे बाप ने कभी भी मुझसे पैसों का हिसाब नहीं लिया था। मेरे अकाउंट में हर वक्त लाखों रुपये पड़े रहते थे, लेकिन मैंने कभी किसी गरीब की मदद करने की कोशिश नहीं की थी। गाड़ी भी मैं बड़ी ही तेज रफ्तार में दौड़ाता था। अब भी नशे में चूर था। रात के 12 बज चुके थे। मेरी तबीयत कुछ घबराने लगी थी। शायद कुछ ज़्यादा ही नशा कर लिया था, इसलिए ऐसा लग रहा था जैसे उल्टी हो जाएगी। मैंने मुंह में छालियाँ भी डाली, लेकिन तबीयत अच्छी नहीं हो रही थी, इसलिए सोचा घर चले जाना चाहिए। ड्राइविंग के दौरान आधे नशे में था। गाड़ी चलाते हुए मेरी आंखें नींद की वजह से बंद हो रही थीं। शायद मेरी तबीयत खराब होने की यही वजह थी कि मैं नींद में था। पता नहीं चला कब गाड़ी चलाते चलाते मुझे एक झपकी सी आ गई थी। उसी दौरान एक धड़ाम की आवाज़ मेरे कानों में टकराई थी। मैंने एकदम गाड़ी को ब्रेक लगाए। मेरे सामने शायद कोई फल वाला अपनी रेहड़ी समेत आ गया था। गाड़ी शायद उसके ठेले से टकराई थी। उसका पूरा ठेला उलट गया था। मेरी आंखें पूरी की पूरी खुल चुकी थीं, लेकिन नशे का असर अब भी बाकी था। मैंने अपने मुंह में उस फल वाले को एक मोटी सी गाली दी थी। पता नहीं गरीब लोग अंधे होकर क्यों चलते हैं। कम वक्तों को सड़क ही मिली थी चलने के लिए। हालांकि मैं नहीं जानता था कसूर किसका है, क्योंकि मैं तो नींद में चूर था। मैं गाड़ी से बाहर निकला। वो काफ़ी उम्र दराज आदमी था। उसके सारे फल जमीन पर गिर गए थे। उसका ठेला भी जमीन पर उलट चुका था। मुझे देखकर वो बेचारा सड़क से उठा और अपनी कोहनियाँ झाड़ने लगा। उसकी पुरानी सी शर्ट कोहनियों से लाल हो चुकी थी। शायद उसकी कोहनी में चोट लग गई थी। वो मेरे पास आया और अपने फल देखकर रोने लगा। बोला, बेटा ये तुमने क्या कर दिया? मेरा तो हजारों का नुकसान कर दिया। मैंने कहा, ज़्यादा बकवास मत करो। एक तो तुम लोगों को आदत होती है सड़क के बीचों बीच गुजरने की। ये सड़क तुम्हारे बाप की नहीं है बाबा जी, हम जैसे लोगों के लिए बनाई गई है, ताकि सुकून से हम इस पर अपनी गाड़ियां दौड़ा सकें। वो कहने लगा, मैं तो अपने ही किनारे किनारे से आ रहा था। तुमने ही आकर मेरे ठेले पर अपनी गाड़ी चढ़ा दी। बेटा मैं बड़ा ही गरीब इंसान हूँ। मेरे छोटे छोटे पोते पोती हैं। मेरा बेटा बीमार है, कमाकर नहीं ला सकता। मैं ही उसके बच्चों को पाल पोस रहा हूँ। मेरा सारा पैसा तो बर्बाद होकर रह गया। ऐसा करो, जख्मों के दवा के लिए पैसे बेशक मत दो, लेकिन मेरा नुकसान तो पूरा कर दो। मैंने कहा, ओह शिट। ये कहकर मैंने उस बूढ़े को धक्का दिया था। पीछे से एक रिक्शा गुजर रहा था। वो उस रिक्शे से जाकर टकराया था। रिक्शे वाले ने फौरन से ब्रेक लगाए। उस रिक्शे से एक लड़की नीचे उतरी थी। पिंक कॉटन का सूट पहन रखा था। पिंक सितारों वाला दुपट्टा उसने अपने सर पर डाल रखा था और ये रंग उसकी गुलाबी रंगत पर बड़ा ही भला लग रहा था। इतनी खूबसूरत लड़की थी कि उसे देखकर मैं अपनी आंखें झपकाना भूल गया था। वो रिक्शे से उतरी। उसने गिरे हुए उस बूढ़े फल वाले को उठाया और उससे पूछने लगी, बाबा क्या हुआ है? मैं तो उसके हुस्न में ऐसा खोया कि मुझे आसपास का होश ही नहीं रहा था। मेरा तो जैसे सारा नशा टूट गया था। लेकिन लड़की बड़े गुस्से में मेरे पास आई थी। कहने लगी, अंधे होकर गाड़ी चलाते हैं आप? उसकी बात सुनकर मैं चौंका था। मैंने कहा, ये बुढ़ा खुद ही मेरे सामने आया था। वो कहने लगी, बात करने की तमीज़ नहीं है आपको? आपके बाप से बड़ी उम्र का होगा। मैंने कहा, तो मैं क्या करूं? अगर मेरे बाप की उम्र का कोई चौकीदार मेरे सामने आएगा तो क्या उसको आप करके बात करूंगा? वो कहने लगी, जी हाँ, अगर चौकीदार भी आपकी बाप की उम्र से बड़ा होगा तो आपको तमीज़ से बात करनी चाहिए। चलें, इनका नुकसान पूरा करें और इन्हें अपने साथ अस्पताल भी लेकर जाएं। इन्हें बहुत चोटें आई हैं और आपकी वजह से आई हैं। मैंने कहा, देखिए मैडम, पहली बात तो मैं ऐसे बुढ़ों के हथकंडों को अच्छी तरीके से जानता हूँ। पैसे बटोरने के लिए इनका काफ़ी पुराना और कामयाब तरीका है। जैसे ही देखते हैं कोई बड़ी गाड़ी आ रही है तो जानबूझकर सामने आ जाते हैं और अपनी गरीबी का रोना रोते हैं, ताकि हम जैसे लोग अपनी जेबें खाली करते रहें। और मैं ऐसा नहीं हूँ। एक फूटी कौड़ी तक इस बुढ़े को नहीं दूंगा।
उस लड़की ने मुझे तेज नज़रों से घूरा था, फिर अपना पर्स खोलकर बुढ़े को पैसे देने लगी। कहने लगी, बाबा जी मेरे पास बस इतने ही हैं, बाकी सिर्फ किराया बचा है, ये आप रख लें और मुझे अपना पता भी बता दें। कुछ दिन बाद मुझे सैलरी मिलेगी तो मैं आपको और भी पैसे दे दूंगी। इन जैसे घटिया लोगों को सिर्फ गरीबों को तकलीफ देना ही आती है, उनका नुकसान पूरा नहीं कर सकते। लेकिन चिंता मत करें, मैं आपका नुकसान पूरा करूंगी। मैं तो जितना हैरान होता उतना कम था। उस 2 टके की लड़की ने मुझे इतनी बातें सुना दी थीं। वो आदमी उस लड़की को दुआएं देने लगा। वो लड़की दोबारा रिक्शे में बैठकर चली गई। मैंने भी गाड़ी में बैठा, लेकिन बजाय अपने घर जाने के उस लड़की का पीछा करने लगा। वो एक पुराने से इलाके की पुरानी सी बिल्डिंग के सामने रिक्शे से उतरी थी और उसी बिल्डिंग में चली गई। मैंने वो बिल्डिंग देखी तो लगा जैसे 24-25 साल पुरानी है। खैर, मैं वापस अपने बंगले पर आ गया। लड़खड़ाते कदमों से अपने कमरे में आया। सबसे पहले एसी ऑन किया। कमरे में गुलाब के फूलों की खुशबू भी थी जो अभी अभी नौकर ने लगाए थे, और कमरा साफ किया था। एयर फ्रेशनर भी कमरे में किया गया था। मैं धम से बेड पर गिरा और नींद की आगोश में चला गया। अगले दिन ही नाश्ते पर मेरे पापा मुझसे कहने लगे कि तुम्हें स्कूल के बच्चों को इनाम देने के लिए जाना है, क्योंकि मेरा बाप राजनीति में कदम रख चुका था और इस बार उनका इरादा इलेक्शन लड़ने का था। मैंने कहा, डैड मुझसे ये नहीं होगा। वो कहने लगे, करना तो पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि लोगों के दिमाग में हमारे लिए एक अच्छी इमेज बने। मजबूरन ही सही, लेकिन मैं उस इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को ट्रॉफी देने चला गया। लेकिन मैं नहीं जानता था मुझे वहाँ लड़की वो कोमल भी मिल जाएगी। वो लड़की शायद उसी स्कूल की टीचर थी। जैसे ही मैं स्टेज पर आया, उसके माथे पर बल पड़े थे, चेहरे पर गुस्से के भाव छा गए थे। सारी टीचर्स के साथ वो भी सबसे पीछे खड़ी हुई थी। स्कूल की प्रिंसिपल मेरे पास आई, जो कि बच्चों के रिजल्ट अनाउंस कर रही थी, और मुझे ट्रॉफी पकड़कर उन्हें देने के लिए कह रही थी। मैं बच्चों को ट्रॉफी देता, साथ ही साथ यह भी कहता कि खूब मेहनत से पढ़ो, कामयाब हो जाओगे। सारी ट्रॉफियां देने के बाद मैडम ने मुझे बहुत जिद की कि मैं कुछ लाइन्स बच्चों के लिए बोल दूं। मैं खुद कोई अच्छा स्टूडेंट नहीं रहा था, बस ऐसे ही अमीर बाप का बेटा था, इसलिए दूसरों के अच्छे नंबर खुद ब खुद मेरी रिपोर्ट पर आ जाते थे। मेहनत कोई और करता, नंबर मैं हासिल कर लेता था, इसलिए हमेशा टॉपर की लिस्ट में मेरा नाम सबसे ऊपर होता था। मैंने बच्चों को नसीहतें करना शुरू कर दी कि दिल लगाकर पढ़ो, मैंने भी हमेशा मेहनत करके ये स्थान हासिल किया है। अच्छे नागरिक बनने की कोशिश करो, लोगों की मदद करो, गरीबों के साथ अच्छे से पेश आओ, उनकी मदद करने की हमेशा कोशिश करो, वगैरह वगैरह। वही किताबी बातें जो हर राजनीतिक नेता अपने भाषण में शामिल करता है। मैं भी इन्हीं बातों में बिजी था कि जब पीछे से मुझे एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। देवांश मुखर्जी, पहले आप खुद अपनी बातों का पालन करना सीख लें, तभी बच्चों को समझाइएगा। मैंने पलट कर उसको देखा था और बड़े ही गुस्से से घूरा भी था। मैडम भी उस लड़की को घूरने लगी, लेकिन वो मेरे सामने आकर खड़ी हो गई, मेरे हाथ से माइक छीना और कहने लगी, बेटा इनकी बातों पर कभी भी ध्यान मत देना, क्योंकि इन साहब ने अभी कुछ दिन पहले ही एक गरीब ठेले वाले पर अपनी गाड़ी चढ़ा दी थी। उस बेचारे के सारे फल गिर गए थे। मैंने जब इनसे कहा कि आपकी गलती है और आपको इस गरीब का नुकसान पूरा करना चाहिए, तो जानते हैं इन साहब ने क्या कहा? कहने लगे, ये बुढ़ा जानबूझकर मेरी गाड़ी के सामने आया है, इन्हें खुद तमीज नहीं है किसी बड़े बूढ़े से बात करने की, और यहाँ ये लंबे लंबे भाषण दे रहे हैं। बड़ों का सम्मान करो, बड़ों से नरमी से पेश आओ, पहले खुद तो दूसरों का सम्मान करना सीख लें। उस लड़की ने 5 मिनट में ही मेरी इज्जत की अर्थी निकाल कर रख दी थी। वहाँ मौजूद सारे बच्चे मुझे देखकर जोर जोर से तालियां बजाने लगे और शेम शेम के नारे लगाने लगे। मेरा तो गुस्से के मारे बुरा हाल था, क्योंकि वहाँ पर टीवी रिपोर्टर भी मौजूद थे, जिसे मेरे बाप ने ही भेजा था कि मेरे बेटे का ये इवेंट टीवी पर जरूर आना चाहिए। मेरे साथ साथ मेरे बाप की भी इज्जत की धज्जियाँ उस लड़की ने उड़ाकर रख दी थीं, और मेरा ये हाल था, जी चाहा यहीं खड़े खड़े उस लड़की को मजा चखा कर रख दूं। वो समझती क्या थी खुद को? उस 2 टके की लड़की ने फिलहाल तो मेरी इज्जत 2 टके की करके रख दी थी। अपनी बात पूरी करके वो उस हॉलनुमा कमरे से बाहर निकल गई थी। मैं भी फौरन से बड़े बड़े कदम उठाता हुआ उसी के पीछे गया था। जैसे ही वो स्कूल से बाहर निकली, मैं उस तक पहुंच गया था। मैंने उसे बाजू से पकड़ा और अपने सामने खड़ा कर दिया। वो मुझे गुस्से से देखने लगी। मैंने कहा, क्या बदतमीजी की है तुमने मेरे साथ सबके सामने? तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं कौन हूँ? कहने लगी, हाँ मुझे पता है, एक अमीर बाप के बिगड़े हुए शराबी बेटे हो तुम, समझे?
मैं बड़े गुस्से से अपनी लाल होती आंखों से दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मुझे देख तो रही थी, लेकिन मुझसे डर नहीं रही थी। मैंने उसको बाजू से छोड़ दिया क्योंकि मेरा ड्राइवर मेरे पास आ गया था। कहने लगा, सर जी आप यहाँ से चलें, वरना वो टीवी रिपोर्टर बाहर आ गए तो तमाशा लग जाएगा। ये लड़की आपको बदनाम करना चाहती है। मुझे भी यही लग रहा था कि मेरा वहाँ से चले जाना ही बेहतर है। मैं वापस घर आया तो मेरा बाप मुझ पर गुस्सा करने लगा। कहने लगा, कौन थी वो लड़की और क्या कह रही थी, और तुम चुप क्यों थे? उसी वक्त तुम्हें उसी मौके पर उसे झूठा कह देना चाहिए था। मैंने कहा, डैड मैं सियासी दिमाग नहीं रखता, मुझे इस वक्त कुछ भी मत कहें। मेरा दिमाग पहले से ही उस लड़की ने ख़राब कर दिया है। ये ना हो कि मेरे मुंह से कुछ गलत शब्द निकल जाए। मैं इस वक्त बहुत ही गुस्से में था और मेरा बाप भी मेरे गुस्से को देख रहा था। मैं सीधा सीढ़ियों को चढ़कर अपने कमरे में आ गया। अपने कमरे में आते ही सबसे पहले ड्रेसिंग टेबल पर पड़े मैंने 2-4 परफ्यूम सामने दीवार पर दे मारे थे। मेरा बस नहीं चल रहा था उस लड़की के साथ क्या कर गुजरूं। उसकी इतनी हिम्मत कि सबके सामने देवांश मुखर्जी को बेइज्जत करके रख दे। मैं सोच चुका था अपनी बेइज्जती का बदला उससे जरूर लूंगा, उसे छोड़ूंगा नहीं। उसका वो हाल करूंगा कि वो मुंह छुपाती फिरेगी। मैंने अपने फ़ोन से एक नंबर मिलाया, अपने दोस्त को फ़ोन किया जिसका संबंध एक गुंडों के गिरोह से था। मैंने कहा, मेरे स्कूल में एक वीडियो वायरल हुई है, सोशल मीडिया पर तुम्हें मिल जाएगी, और वो लड़की मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगा रही है। मुझे वो लड़की हर हाल में चाहिए, उसे मेरे खुफिया फ्लैट पर पहुंचा देना। ये कहकर मैंने मोबाइल बंद कर दिया, सिगरेट निकाला और पीने लगा। आज मैंने पूरे 2 सिगरेट पिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी नशा नहीं चल रहा था और मैं सोना चाहता था। मेरे बाप ने शायद रिपोर्टर्स को ख़रीद लिया था, क्योंकि हमारे यहाँ पैसे से हर चीज़ खरीदी जा सकती है, शराफत भी, ईमानदारी भी और मीडिया भी। अगले दिन उस रिपोर्टर ने सोशल मीडिया पर यह बयान दिया कि वो लड़की अपने फेमस होना चाहती है, इसलिए एक राजनेता के बेटे पर कीचड़ उछालकर उसने शोहरत हासिल की है। ये तो देवांश मुखर्जी है कि उसने उस लड़की को वहाँ पर कोई भी जवाब नहीं दिया। मेरा बाप ये सब कुछ करवाकर रिलैक्स हो चुका था, लेकिन मैं नहीं हुआ था। वो लड़की तो इससे भी बड़ी सज़ा की हकदार थी। जब तक कि मैं उसे अपनी हवस का निशाना न बना लेता, उसके गुरूर को अपने पैरों के जूतों से रौंद न देता, मुझे कहाँ चैन आने वाला था। अगले दिन शाम तक मुझे उस गुंडे का मैसेज आ गया था कि आपका काम हो चुका है। ये सुनकर मेरे चेहरे पर एक शैतानी भरी मुस्कुराहट फैल गई थी। मैं फौरन से उठा, अपनी गाड़ी की चाबी घुमाता हुआ सीढ़ियाँ नीचे उतरा था। मेरा बाप वहीं लॉन्ज में बैठा हुआ था। मुझे देखकर कहने लगे, बड़ी मुश्किल से मैंने ये मामला संभाला है, इसलिए दोबारा कोई गलती मत करना। मैंने कहा, ओके डैड, नो प्रॉब्लम। मैं गाड़ी की चाबी घुमाते हुए बाहर जाने लगा तो कहने लगे, बात सुनो मेरी, देवांश। मैंने पलट कर देखा, मैंने कहा, यस। कहने लगे, उस लड़की से कुछ महीने तक तो दूर ही रहना, इसी में भलाई है। ये ना हो कि बात दोबारा से मीडिया में फैल जाए और हम बदनाम हो जाए। मैंने कहा, आप चिंता ना करें, कुछ नहीं होगा। मैंने अपने बाप को तो तसल्ली दे दी थी, लेकिन खुद को कैसे तसल्ली दे सकता था। मैं जब तक उसकी इज्जत को तार तार न कर देता, उसे बर्बाद न कर देता, उसको अपने सामने झुकने पर मजबूर न कर देता, मुझे कहाँ चैन था। मुझे तो नींद ही नहीं आ रही थी। मैंने आज तक कभी किसी से हार नहीं मानी थी। मैं जब अपने फ्लैट पर पहुंचा तो उस लड़की के चिल्लाने की और दरवाज़ा पीटने की आवाज़ें आ रही थीं। ये सुनकर मैंने अपनी जीत पर एक कहकहा लगाया था। मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो उस लड़की की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। उसके दोनों हाथ भी पीछे की तरफ बंधे हुए थे। वो शायद अपने पैरों से दरवाज़ा खटखटा रही थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वो कहने लगी, कौन हो तुम, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? उसके चेहरे की गुलाबी रंगत इस वक्त सफ़ेद पड़ी हुई थी, शायद बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मैं ये देखकर हंसने लगा। उसकी इस हालत पर मुझे मज़ा आने लगा था। मैं उसके चेहरे पर डर ही तो देखना चाहता था, उसकी आंखों में, उसके चेहरे पर। मैंने उसे बाजू से पकड़कर उसे अपने करीब किया, उसके दोनों कंधों पर अपने दोनों बाजू रखकर अपने दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में दबाया था। वो लड़की बिल्कुल मेरी पनाहों में थी। उसके दोनों हाथ बंधे हुए थे, आंखें भी बंद थीं, लेकिन फिर भी खुद को मुझसे पीछे कर रही थी। मैंने कहा, जाने मन, ऐसी भी क्या दूरी, अपने चाहने वालों को यूं तड़पाया नहीं करते। मेरी आवाज़ शायद उसने पहचान ली थी। कहने लगी, मुझे अंदाजा था कि ऐसी घटिया हरकत तुम जैसा इंसान ही कर सकता है। उसकी ये बात सुनकर गुस्से के मारे मेरा बुरा हाल हुआ था। मैंने अपने हाथों से उसके बालों को दबोच लिया। मैंने कहा, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। तुम जैसी लड़की मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। इस वक्त तुम मेरे कब्जे में हो, कल को तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहोगी और तुम्हारी अकड़ ख़त्म नहीं हो रही। दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी बहादुरी की।
मेरी ये बात सुनकर वो एकदम चुप सी हो गई थी। मैंने कहा, क्या हुआ? जबान क्यों बंद हो गई तुम्हारी? तुम क्या समझती हो मैंने तुम्हें यहाँ पर इज्जत देने के लिए बुलाया है? तुम समझती हो कि मैं तुम्हें बहुत इज्जत देने वाला हूँ? तुम्हारी तो आज मैं इज्जत बर्बाद करने वाला हूँ। ये कहकर मैंने उसे खुद से दूर किया था। उसकी आंखों से भी पट्टी उतार दी, लेकिन उसके हाथ बंधे ही रहने दिए थे। वो लड़की मुझे बड़े ही गुस्से और नफरत से घूर रही थी। मैंने कहा, बहुत गुरूर है तुम्हें खुद पर और बहुत शौक है मुझे बदनाम करने का, लेकिन देखो मेरे पैसे ने सारी बाजी उलट कर दी। तुमने मुझे बदनाम करना चाहा, लेकिन मैं बदनाम नहीं हुआ। मेरे बाप ने 4 नोट क्या फेंके, वो रिपोर्टर्स कुत्ते की तरह दुम हिलाने लगे थे। उन्होंने अपने सारे बयान बदल दिए हैं। बताओ क्या बिगाड़ सकती हो तुम मेरा? कुछ भी नहीं। कहने लगी, मुझे हैरत नहीं हुई, क्योंकि मैं जानती थी तुम मेरे साथ ऐसा ही कुछ करोगे। सच्चाई तुम जैसे लोगों को हजम जो नहीं होती। मैं जानती थी तुम मुझे अगवा करोगे, किसी सुनसान जगह पर ले जाओगे, मेरी इज्जत को तार तार करोगे, मुझे बर्बाद कर दोगे। मेरे लिए हैरत की बात तो उस वक्त थी जब तुम इस बात को गैर जरूरी समझकर आगे निकल जाते और मुझे कुछ भी न कहते। कहने लगी, औरत की कमजोरी से खेलने की तुम अमीर जादों की पुरानी आदत होती है। तुम लोग अपनी मर्दानगी इसी में समझते हो कि औरत को जबरदस्ती अगवा करके अपने कमरे में बंद कर लो और उसे बर्बाद करके खुद को मर्द साबित करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो कोई अनोखा काम नहीं करोगे। मैंने कहा, मुझे अनोखा काम करना भी नहीं है, मुझे तो तुम्हारी अकड़ निकालनी है, तुम्हें बर्बाद करना है, और तभी मुझे चैन आएगा। मुझे लगा था वो लड़की रोएगी, मेरे आगे विनती करेगी, गिड़गिड़ाएगी, मेरे हाथ पैर जोड़ेगी कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो, आगे से मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगी। लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। चुपचाप जाकर बेड पर बैठ गई। उसकी ये हरकत मुझे हैरान कर गई थी। मैंने उसके हाथों की रस्सी भी खोल दी थी। जिस फ्लैट में मैंने उसे बंद करके रखा था वो दूसरी मंजिल पर था और बहुत ही महंगी सोसाइटी में था। नीचे बहुत बड़ा स्विमिंग पूल भी बना हुआ था। जैसे ही मैंने उसकी रस्सी खोली वो बेड पर ही बैठी रही थी। मैंने अलमारी से शराब की बोतल निकाली। मैं ये रात उसके साथ रंगीन करना चाहता था। शराब की बोतल खोलकर मुंह को लगाई। अभी मैं घूंट घूंट शराब की बोतल पी ही रहा था कि वो लड़की बेड से उठी और तेजी से खिड़की की तरफ बढ़ी थी। मैंने फौरन से बोतल अपने मुंह से हटाई, लेकिन तब तक वो भागकर खिड़की खोलकर नीचे कूद चुकी थी। ये देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे। नीचे स्विमिंग पूल था, इसलिए वो स्विमिंग पूल में जाकर गिरी थी, लेकिन दूसरी मंजिल पर थी। यकीनन वो मर चुकी थी। मैं एकदम से घबरा गया था कि ऐसा कुछ हुआ तो मेरा बाप तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मुझे अपने सामने मौत नजर आ रही थी। मैं फौरन से फ्लैट से नीचे गया था। आधी रात का समय था। नीचे पुल के करीब जो चौकीदार थे वो ये सब कुछ देखकर बुरी तरह घबरा गए थे। जब तक मैं नीचे पहुंचा था वो उस लड़की को निकाल चुके थे। इतनी ऊंचाई से गिरने पर उसके सर पर बहुत गहरी चोट आई थी। मैंने उसे फौरन अपनी गाड़ी में बिठाया और अस्पताल ले गया। टाइम पर इलाज मिलने से उसकी जान तो बच गई थी, लेकिन वो कोमा में जा चुकी थी। डॉक्टर्स का कहना था कि हमें उम्मीद है शायद कुछ ही दिन में इसको होश आ जाएगा। शायद वो लड़की अपनी इज्जत की बर्बादी नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने अपनी जान की परवाह नहीं की थी। उसने खिड़की से छलांग लगाकर अपनी जान देने की कोशिश की थी। उसे नहीं पता था कि नीचे स्विमिंग पूल है। अगर नीचे स्विमिंग पूल न होता तो वो लड़की इस वक्त मौके पर ही दम तोड़ देती, लेकिन स्विमिंग पूल ने उसकी जान तो बचा ली थी, लेकिन वो कोमा में जा चुकी थी। मुझे तो उस वक्त सिर्फ ये डर था कि कहीं वो मर न जाए। अगर वो मर गई तो ये खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल जाएगी और मैं पकड़ा जाऊंगा। हॉस्पिटल वालों को मैंने बहुत सारे पैसे दे दिए थे कि ये खबर पुलिस तक ना पहुंचे, और ना ही सोशल मीडिया तक, और ना ही किसी को इस बात की जानकारी होनी चाहिए। उन लोगों ने भी मेरी बात मान ली थी। 3 दिन तक मैंने हॉस्पिटल का मुंह नहीं देखा था, बस फोन पर ही डॉक्टर से कांटेक्ट में रहा था। डॉक्टर्स का कहना था जरा भी हरकत लड़की के अंदर महसूस नहीं की गई है। वो कोमा में जा चुकी है और नहीं मालूम कि वो कब तक कोमा में रहेगी। मैंने भी भगवान का धन्यवाद किया था, अच्छा है वो कोमा में ही रहे। लेकिन आज मुझे हॉस्पिटल से कॉल आई थी कि उस लड़की को होश आ गया है। मैं एक बार फिर से परेशान हुआ था, क्योंकि जानता था वो मुझे छोड़ेगी नहीं। ये बात सबके सामने खुल जाएगी, लेकिन जो भी था मुझे उससे मिलना जरूरी था। मैं फौरन अस्पताल पहुंचा और जैसे ही उसके कमरे में दाखिल हुआ वो मुझे इस तरह देख रही थी जैसे मुझे जानती ही ना हो। वहाँ मौजूद एक नर्स उसको ड्रिप लगा रही थी। वो अपने फोल्डिंग बेड पर उठकर बैठी हुई थी। कहने लगी, ये कौन है? ये कमरे में कौन आया है? नर्स कहने लगी, आपने नहीं पहचाना? तो उसने नामे सिर हिला दिया। नर्स कहने लगी, अरे ये आपके हस्बैंड हैं, यही तो आपको यहाँ लेकर आए थे और आपके इलाज पर पैसा पानी की तरह बहाया है।
शायद उस नर्स ने देखा था कि मैंने किस तरह डॉक्टर्स का मुंह बंद करने के लिए पैसे उड़ाए थे। ये सुनकर तो मैं भी हैरान हुआ था। उसको लगा शायद वो मेरी पत्नी है, लेकिन कोमल को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वो कहने लगी, अगर ये मेरे हस्बैंड हैं तो मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? कुछ भी याद नहीं आ रहा, मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है? ये कहकर उसने अपने सर को दोनों हाथों से जकड़ लिया था। मैंने तो दिल में भगवान का धन्यवाद किया था। अच्छा है वो सब कुछ भूल गई थी। मैं उसके पास आ गया, उसी के फोल्डिंग बेड पर बैठ गया। मैंने कहा, कैसी हो? कहने लगी, कौन हो तुम? क्या सच में तुम मेरे हस्बैंड हो? मैंने कहा, हाँ मैं तुम्हारा पति हूँ, हमारी लव मैरिज हुई थी। वो कहने लगी, अच्छा सोचती हूँ मैं। ये कहकर वो कुछ याद करने की कोशिश करने लगी। फिर कहने लगी, शायद मैं भूल गई हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। हालांकि मैं जानती हूँ पति कौन होते हैं, मैं ये भी जानती हूँ कि मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं हॉस्पिटल में कैसे पहुँची और मेरे सर पर चोट कैसे लगी। मैंने कहा, हम गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और मैं गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर की तरफ गिरा था, लेकिन तुम गाड़ी में ही थी। गाड़ी एक धमाके से फट गई थी और इसीलिए तुम्हें इतनी चोटें आ गईं, लेकिन भगवान का धन्यवाद है कि तुम्हारी जान बच गई। मैंने झूठी कहानी उसे सुनाई थी। वो कुछ सोच में पड़ गई थी। मैंने कहा, तुम परेशान क्यों हो रही हो? धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। वो मुझे गौर से देखने लगी। कहने लगी, क्या मेरा नाम सुनैना है? मैंने कहा, हाँ तुम्हारा नाम सुनैना ही है। शायद उसे किसी ने उसका फर्जी नाम बता रखा था। वो नर्स कहने लगी, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। जब वो नर्स डॉक्टर को बुला कर लाई तो डॉक्टर मुझसे कहने लगी कि इसके सर पर बहुत गहरी चोट आई है, इसलिए ये कुछ समय के लिए सब कुछ भूल गई है, लेकिन हो सकता है इसे बहुत जल्द सब कुछ याद आ जाए। फिर वो डॉक्टर कहने लगी कि जब भी अपना पुराना घर पुराना माहौल देखेगी तो धीरे धीरे इसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। लेकिन मैं नहीं चाहता था उसे कुछ भी याद आए। मेरे बाप को भी इस बात की जानकारी हो गई थी। उन्होंने मुझे कहा कि उस लड़की को फ़ौरन से फ़ौरन कहीं गायब कर दो और तुम भी कहीं चले जाओ। पापा ने तुरंत ही मेरी टिकट दूसरे शहर की करवा दी थी। कहने लगे, वहीं हमारा फ्लैट है, तुम कुछ दिन उसी फ्लैट पर रहोगे और इस लड़की को भी वहीं ले जाओ, लेकिन बहुत जल्द इस लड़की से छुटकारा पा लेना। मैंने कहा, जी ठीक है, मैं भी तो ऐसा ही चाहता था। मैं अपना कोई तमाशा बनाना नहीं चाहता था। इतनी तो बात मेरे समझ में आ गई थी कि इस लड़की को अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। खैर मैं उसे अपने साथ दूसरे शहर ले गया। पहले तो मैं प्लेन से गया था, लेकिन उसके बाद मेरा ड्राइवर गाड़ी लेकर पहुंच गया था। मेरे बाप ने हर बात का इंतजाम करवा दिया था। मैं गाड़ी की पिछली सीट पर उसी के साथ बैठा हुआ था। वो शायद सफ़र से थक चुकी थी। उसके सर पर अब भी पट्टियाँ बंधी हुई थीं। उसके सर पर गहरी चोट आई हुई थी। मैं अपने ध्यान में बैठा सिगरेट पी रहा था कि जब उसने अपना सर मेरे कंधे पर रखा था और अपने बाजू मेरे गले में डाल दिए। मुझे एक जोर का झटका लगा था। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखें बंद थीं। कहने लगी, क्या आप मुझे हमारे घर ले जा रहे हैं? मैंने कहा, हाँ हम अपने ही घर जा रहे हैं। कहने लगी, मेरे सर में बहुत दर्द है, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। मैंने कहा, धीरे धीरे सब याद आ जाएगा। वो मेरे बेहद करीब थी, बिल्कुल मेरे सीने से लगी हुई थी। अचानक ही मेरा हाथ उसके बालों पर उठा था और मैं उसके बाल सहलाने लगा। वो मेरे और भी करीब हो गई, लेकिन उसकी इतनी करीब संगत पर मैं अजीब सी हालत में पड़ गया था। वो मेरी पत्नी नहीं थी, ये मैं अच्छी तरह जानता था। मेरे अंदर तो उसके लिए कुछ नफरत और बदला लेने के जज्बात थे। वो तो अब न जाने कब के ख़त्म हो चुके थे। मैंने फ़ौरन से अपना हाथ उसके बालों से पीछे किया, लेकिन वो मेरे साथ ही लगी रही। मेरे कंधे पर सर रखे रखे सो गई थी। मैं चाह कर भी उसे अपने आप से जुदा नहीं कर पाया। मेरी नज़रें उसके चेहरे पर टिक गईं। बहुत ही खूबसूरत, प्यारा, मासूम सा चेहरा था उसका। उसका चरित्र एकदम बेदाग था। उसके चरित्र पर कोई भी आँच न आए, उससे बचने के लिए उसने अपनी जान देना चाहिए थी। कहीं ना कहीं मेरे दिल में उसकी जगह सी बन गई थी। हालांकि इससे पहले तो लड़कियां खुद ब खुद मेरी तरफ खींची चली आती थीं, ऐसे जैसे शहद पर मक्खियां भिन बनाती हैं। इसलिए लड़कियों की मेरी नज़र में कोई इज्जत ही नहीं थी, लेकिन इस लड़की की मेरे दिल में इज्जत बन गई थी। मैं अब उससे बदला लेना नहीं चाहता था, हाँ बस उससे पीछा छुड़ाना चाहता था। उसी के बारे में सोचते सोचते सफ़र कब कटा मुझे ही पता ही नहीं चला। एक शानदार बिल्डिंग के सामने मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी। मेरा कमरा पहले से तैयार था। मैं कोमल को अपने साथ अपने कमरे में ले गया। कहने लगी, मुझे भूख लग रही है। मैंने उसे बेड पर बिठाया और फ़ौरन उसके लिए खाना ऑर्डर करने लगा। उसने बस ज़रा सा ही खाया था। कहने लगी, मेरे सर में बहुत दर्द है। मैंने उसे मेडिसिन दी। मेडिसिन खाते ही वो फिर से बेड पर लेट गई। यहाँ पर पहुँचते पहुँचते हमें रात हो गई थी। यहाँ तक तो मैं भी बहुत थक गया था। मैंने तकिया उठाया और सोफे पर जाकर सोने लगा।
वो कहने लगी, आप मुझसे इतनी दूर क्यों सो रहे हैं? इधर आए, मेरे साथ आकर लेटें। ये सुनकर मैं कुछ परेशानी का शिकार हुआ था। मैंने कहा, नहीं, तुम्हारे सर में चोट लगी है, तुम्हारा मेरे पास लेटना ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे नींद में हाथ पैर चलाने की आदत है। ऐसा न हो कहीं तुम्हारे सर में दोबारा चोट लग जाए। मैं उसे बर्बाद करना नहीं चाहता था, क्योंकि उसके लिए उसकी इज्जत बहुत प्यारी थी। इंसान के लिए तो उसकी ज़िंदगी ही सबसे बड़ी अहमियत होती है, लेकिन उस लड़की ने अपनी इज्जत की खातिर अपनी जान गंवाने में देर नहीं लगाई थी। मैं नहीं चाहता था कल को जब उसे अपनी याददाश्त वापस आए तो मैं उसके सामने शर्मिंदा हो जाऊं। और मैं ऐसा क्यों चाहता था ये मैं नहीं जानता था, लेकिन मैं उसकी नज़र में अच्छा बनना चाहता था। मैं हर जज्बे से अनजान था। वो कहने लगी, आपका नाम क्या है? मैंने कहा, राजवीर। मैंने जानबूझकर उसे अपना असली नाम नहीं बताया था कि कहीं मेरा नाम सुनकर उसकी याददाश्त अभी वापस ना आ जाए, वो मुझे पहचान न ले। कहने लगी, राजवीर इधर आओ, मेरे पास आकर लेटो। मैं उसकी बात सुनकर घबरा गया था, लेकिन उसके बार बार कहने पर मैंने अपना तकिया उठाया और बेड पर रखा और बेड के किराउन से टैक लगाकर बैठ गया। वो मेरे बिल्कुल करीब आ गई थी। मैंने कहा, क्या बात है? कहने लगी, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, इसलिए सब कुछ अजीब लग रहा है। मैंने कहा, ज़्यादा दिमाग पर जोर मत डालो और सोने की कोशिश करो। मैंने उसका सर सहलाने लगा। थोड़ी देर में ही वो नींद में जाने लगी थी। कहने लगी, तुम भी लेट जाओ, बैठे क्यों हो? नींद तो मुझे भी आ रही थी। मैं भी वहीं बेड पर लेट गया। सोचने लगा जैसे ही वो सो जाएगी मैं उठकर सोफे पर चला जाऊंगा, लेकिन पता ही नहीं चला कब मेरी आंखें बंद होने लगी थीं। होश तो मेरे उस समय उड़े जब मेरे बाजू पर सर रखे वो मेरे बिल्कुल करीब थी। एक लड़की का मेरे इतने करीब होना आम बात थी। मुझे पहले से ही अय्याशियों की आदत थी, इसलिए मुझ पर बेखुदी सी छाने लगी थी। मैंने खींच कर कोमल को अपने और भी करीब कर लिया था। मैं अब अपने होश खोने लगा था। मेरे जज्बात बेकाबू होने लगे थे। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया और फिर दोस्तों, कहानी का अगला और आखिरी भाग कल अपलोड होगा, ज़रूर सुने। और अब तक की कहानी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहना।